नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कल शाम सस्पेंस खत्म होगा, परसों शाम शपथ होगी। जिक्र दरअसल सीएम का हो रहा है, जिसका जिक्र हमने कल कहा था कि सर्वगुण संपन्न सीएम अभी तक मिला क्यों नहीं है। तो सस्पेंस कल शाम खत्म होगा, लेकिन दस्तक में बात आज सबका साथ सबके विकास के इर्द गिर्द घुमड़ते उन 4 मुद्दों को लेकर होगी, जहां पर इस देश में मुस्लिम 18 करोड़ है। वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? दलित 20 करोड़, उनके साथ मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कोई पॉलिसीज देश में आएगी नहीं आएगी? किसान मजदूर को लेकर कोई इकोनॉमिक मॉडल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? और कश्मीर, जी कश्मीर में सत्ता पहुंच जाए या फिर वहां के लोगों से दिल जुड़ जाए? बहुत सारे सवाल हैं। तो दस्तक में आज इसी बात की दस्तक है, लेकिन इन सब के बीच मौका इस बात का है कि जो शब्द आज लिखे गए हैं उस शब्द के साथ एक गीत आपको याद आएगा, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। मौजूदा वक्त में सियासत क्या उस दिशा में एक उड़ान भर रही है और लोगों को उस सपने के साथ उस सपनों की दुनिया में ले जाने को तैयार है? शुरुआत करते हैं, मुस्लिम समुदाय खुद को बदलेगा क्या? जी 18 करोड़। आजादी के साथ विभाजन की लकीर तले मुस्लिमों की यह तादाद हिंदुस्तान का ऐसा सच है जिसके आसरे राजनीति इस हद तक पली बढ़ी कि सियासत के लिए मुसलमान वजीर माना गया और सामाजिक आर्थिक विपन्नता ने उसे प्यादा बना दिया। लेकिन जो सवाल बीते 70 बरस में मुस्लिमों को लेकर सियासी तौर पर उठा नहीं, वो सवाल आज की तारीख में सबसे ज्वलंत है। क्या मोदी राज में मुस्लिम खुद को बदलेंगे या फिर मुस्लिम सियासी प्यादा बनना छोड़ अपनी पहचान को भी मौजूदा वक्त के लिए बदल लेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के यूपी चुनाव तक में मुस्लिम को वोट बैंक मानकर राजनीति अलग अलग धारा में बटी, और अब जीत हार के बाद पहली बार जब यह सवाल खड़ा हो चला है कि मुख्य धारा में मुस्लिमों को साथ आना चाहिए, और उस सब के बीच जब मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि इस जीत हार के बाद वो कहां जाएं, तो वाकई सवाल गहरे हैं। हम कहां जाएं, हमारा देश निकाला कहां हो, कहां हमारी जगह है, ये तो मोदी जी तय करके बताएंगे। दरअसल ऐसी आवाजें कई स्तर पर कई मुस्लिम नेताओं के जरिए यूपी चुनाव परिणाम के बाद सुनी जा सकती है। तो सवाल 3 है। पहला, क्या मुस्लिम नेता के सरोकार एक आम मुस्लिम नागरिक से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या नुमाइंदगी के नाम पर हमेशा मुस्लिम ठगे गए? क्या मुस्लिम समाज के भीतर की कसमसाहट अब मुस्लिम नेताओं से अलग रास्ता तलाश रही है? क्योंकि यूपी चुनाव का सच तो यही कि बीजेपी बहुमत के साथ जीती, तकरीबन 40% वोट उसे मिले, लेकिन कोई मुस्लिम उम्मीदवार उसने खड़ा नहीं किया, और पहली बार यूपी विधानसभा में सबसे कम सिर्फ 24 विधायक ही मुस्लिम होंगे। पिछली बार 69 मुस्लिम विधायक थे। यानी जो समाजवादी और मायावती मुस्लिमों को टिकट देकर खुद को मुस्लिमों की नुमाइंदगी का घेरा बना रही थी, यूपी चुनाव के जनादेश के बाद मुस्लिमों ने उसी समाजवादी और मायावती के बढ़ते दायरे को कटघरा करार दे दिया, और असर इसी का हुआ कि सपा के सिर्फ 16 तो बीएसपी के 5 और कांग्रेस के 2 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बन पाए। तो इसके आगे के हालात यह भी हैं, क्या चुनावी जीत हार के दायरे में ही मुस्लिम समाज को मुख्यधारा में लाने या ना ला पाने की सोच देश में विकसित हो चली है? क्योंकि ट्रिपल तलाक पर बीजेपी के विरोध के साथ मुस्लिम महिलाएं वोट देने के लिए खड़ी तो हुई, लेकिन ट्रिपल तलाक बरकरार है। वाजपेयी के दौर में मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ मुस्लिम खड़े तो हुए, लेकिन मदरसों की हालात जस के तस हैं। कांग्रेस के दौर में बुनकर से लेकर हज करने तक में बड़ी राहत दी गई, लेकिन दोनों सवाल आज भी जस के तस हैं। और मुलायम मायावती के दौर में मुस्लिमों को वजीफे से लेकर तमाम राहत दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद रहमान कमेटी से लेकर कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी तक में मुस्लिम समाज के भीतर के सवालों ने एक आम मुस्लिम की जर्जर माली हालत को ही उभार दिया। तो क्या ये माना जाए कि मुस्लिमों की उसकी पहचान के साथ अगर सत्ता सियासत का खेल खेलती है, तो फिर पहचान जस की तस रहेगी और सियासत का खेल सिर्फ जीत हार को देखेगा? मेरी मुसलमान और शायद यही बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी है कि मुस्लिम समाज के भीतर जो सवाल हैं उसे आखिर मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए? सरकार की नीतियां मुस्लिम समाज को जोड़ेगी या फिर मुस्लिम अपनी पहचान छोड़ एक आम नागरिक हो जाएगा और उसके बाद वो मुख्यधारा से जुड़ जाएगा? ये सवाल है।
दरअसल ये कोई आज की स्थिति नहीं है। संघ के भीतर तो गुरु गोलवलकर ने इस पे काफी कुछ लिखा कि किस तरीके से मुस्लिम अगर खुद को एक देश का नागरिक सिर्फ मान ले और अपनी आइडेंटिटी को उस छोड़ दे तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक सवाल इसके साथ जुड़ता है, अगर बीजेपी भी ऐसा सोच रही है तो फिर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड क्यों चल रहा है, या अल्पसंख्यकों को लेकर एक आम नागरिक की तरह सरकार के पास नीतियां क्यों नहीं है? एक कदम आगे बढ़ाइए। यहां तो जिक्र 18 करोड़ मुस्लिमों का हो रहा था, दूसरी तरफ 20 करोड़ दलित। जरा उनकी हालत देखिए। करोड़ दलित, और राजनीति ने दलित को एक ऐसे वोट बैंक में तब्दील कर दिया जहां यह सवाल गौण हो गया कि दलित मुख्यधारा में शामिल कब और कैसे होगा। यानी अंबेडकर से लेकर कांशीराम और मायावती तक के दौर में दलितों को ताकत देने के सवाल कांग्रेस की राजनीति से ही टकराते रहे, और कांग्रेस नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के दौर में दलितों के हक के सवालों को दलितों के दलित पहचान के साथ जोड़ी रही। तो क्या यूपी चुनाव के जनादेश ने पहली बार ये संकेत दे दिए कि दलित नेताओं की नुमाइंदगी तले दलित खुद को ठगा हुआ मान रहा है? यानी दलित नेताओं के सरोकार दलितों के सामाजिक आर्थिक उत्थान से जुड़े नहीं, तो दलितों ने अलग रास्ता पकड़ लिया। यानी जो सवाल मुस्लिमों की पहचान को लेकर उठे कि मोदी को लेकर मुस्लिम बदलेंगे, उसी तर्ज पर दलित भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान छोड़कर मोदी सरकार के साथ क्या खड़े होंगे, ये सवाल तो है। लेकिन संकट वही है, क्या चुनावी जीत हार तले दलितों की मुश्किल हालात सुधारे जा सकते हैं, या फिर दलितों के लिए नीतियां मुख्यधारा में शामिल करने के अनुकूल बनेगी तभी बात सुधरेगी। यानी मोदी के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ मुस्लिम अपनी राजनीतिक पहचान छोड़ दें और दूसरी तरफ दलितों को सत्ता मुख्यधारा की पहचान दे दें, क्योंकि दलित और मुस्लिमों में सबसे ज्यादा बीपीएल यानी गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले परिवार हैं, और सारे हालात बार बार सरकार की उन आर्थिक सामाजिक नीतियों की तरफ ही ले जाते हैं जो असमानता पर टिका है। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो कैसे असमान समाज के भीतर सबका साथ सबका विकास ये कहते हुए अलग जगा दें कि वाकई उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगला सवाल बीजेपी के अपने अंतर्विरोधों का भी है, जहां वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी जीती है। यानी जाति और धर्म से टकराते हुए संघ परिवार से लेकर बीजेपी भी बहुतेरी जगह नजर आती है। और ऐसे में जब समानता का जिक्र करते हुए पिछड़े और हाशिए पर पड़े तबकों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो सवाल तो यही उठेगा, क्या वाकई गवर्नेंस अब राजनीतिक अंतर्विरोध को दूर कर देगी, या राजनीतिक अंतर्विरोध तले चुनावी लाभ तो मिल गया लेकिन स्थितियां जस की तस रहेंगी? जाहिर है बीजेपी के भी अपने अंतर्विरोध हैं, और उन सब के बीच जब जिक्र इस देश में गरीब का हो रहा है, किसान का हो रहा है, मजदूर का हो रहा है, और इस आस के साथ हो रहा है कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, तो हमें लगता है उन स्थितियों को टटोलना समझना जरूरी है कि वो कौन सा तबका है जो वाकई हिंदुस्तान की पथरीली जमीन पर नहीं बल्कि सितारों की दुनिया में ही रहता है, और उस आसरे हिंदुस्तान की कोई सरकार नेहरू से लेकर अभी तक कोई एक अल्टरनेटिव मॉडल नहीं दे पाई, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का खांचा नहीं खींच पाई जिससे असमानता देश में ना हो। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार गरीब की होती है, गरीब के लिए होती है, पीड़ित के लिए होती है, दलित के लिए होती है, शोषित के लिए होती है, वंचित के लिए होती है। भाई तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में अब बीजेपी के वे पारंपरिक मुद्दे नजर नहीं आते जिसके आसरे कभी बीजेपी ने अपनी पहचान गढ़ी। अलबत्ता गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात करते हुए मोदी खुद को लीग से अलग एक ऐसे राजनेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में है जिसके लिए हाशिए पर पड़े शख्स की जिंदगी को संवारना ही पहला और आखिरी उद्देश्य है। लेकिन देश की विपन्नता सबका साथ सबका विकास की समानता पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि देश का सच यही है, सिर्फ 1% रईसों के पास देश की 58% संपत्ति है, और दलित, मुस्लिम, किसान जो 80% है उनके पास 10% संसाधन भी नहीं।
फिर भारत जैसा देश तो इस मायने में दुनिया के तमाम देशों से बिल्कुल अलग है कि खेती पट्टी के 80 करोड़ लोगों का जीडीपी में योगदान महज 14% है। यानी अर्थव्यवस्था के उस खाके को देश ने कभी अपनाया ही नहीं जहां मानव संसाधन को महत्व दिया जाए। यानी जो मानव संसाधन चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, वही मानव संसाधन विकास की लकीर खींचे जाते वक्त पगडंडी पर चलने को मजबूर है और उसके लिए किसी सरकार के पास कोई नीति है ही नहीं। लेकिन सत्ता की लकीर ही जब सबसे मोटी है, वह भी राजनीतिक सत्ता की, तो फिर आरक्षण का सवाल भी सुविधा से ज्यादा राजनीतिक होगा। आरक्षण के जरिए मुख्यधारा में लाने के संवैधानिक सवाल भी सामाजिक आर्थिक कम, राजनीतिक ज्यादा होंगे। और यकीनन ये सवाल है क्योंकि आरक्षण जब मुख्यधारा से जोड़ने के बदले न्यूनतम जरूरत पूरा करने भर से जा जुड़ा हो, तब ये सवाल मोदी उठाएं या बीजेपी या संघ परिवार, उसे भारी पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की जगह तो सियासी तौर पर भारी हथियार है। तो ये सवाल कोई तभी उठा सकता है जब आरक्षण पाने वाले तबके की जिंदगी बदल दी जाए, हाशिए पर वो लड़खड़ाता हुआ ना दिखे। और कह सकते हैं मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही कि जिस गरीब किसान मजदूर का सवाल वो उठा रहे हैं, उन सवालों का समाधान भी दे। सिर्फ सबका साथ सबका विकास नारे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सच तो यही है, देश में सरकारें बदली हैं, हालात लोगों के लिए और बदतर हुए हैं। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत करने का ऐलान है, लेकिन 70 बरस बीत गए, छुटकारा आज तक नहीं मिला। देश के 84% दलित परिवारों की औसत मासिक आय 5,000 रुपए से भी कम है। शौचालय तक सिर्फ 15% दलितों तक पहुंच पाए हैं। देश के हर किसान पर औसतन 54,000 रुपए का कर्ज है। यानी देश में हाशिए पर पड़ा समाज आज भी मूलभूत की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में नारा सबका साथ सबका विकास आकर्षक लग सकता है, लेकिन जमीन पर इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इसका कोई रोड मैप अभी तक तो नजर नहीं आता। लेकिन बावजूद इसके सबका साथ सबके विकास का जिक्र है, तो हमें लगता है हिंदुस्तान के भीतर यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इससे पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों को पार भी कर रही है और कहीं ना कहीं चुनावी तौर पर बीजेपी को सफलता भी दिखा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी तक काफी दूर और काफी पिछड़े नजर आते हैं इस रेस में। लेकिन इस रेस को आगे बढ़ाइएगा तो कश्मीर पहुंचिएगा तो कश्मीर में एक आवाज यह है, वाजपेयी अलग थे, वह कहीं बेहतर थे। इसके मतलब क्या है? देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का जंदार पूरे देश में बढ़ चुका है। यही कारण है कि कई राज्यों में अब उनकी सरकारें हैं। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में उतने लोकप्रिय नहीं है जितने बीजेपी के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो कश्मीर का सवाल भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर ही है, क्योंकि अपनी पहल से दुनिया भर में मोदी चाहे लोकप्रिय हो, लेकिन कश्मीर को लेकर बार बार ये सवाल दिल्ली से टकराता ही है कि आखिर वो कौन से हालात हैं जहां मोदी वाजपेयी से ज्यादा सफल होकर भी वाजपेयी की तरह घाटी में लोकप्रिय नहीं है। वाजपेयी साहब का जो विजन था, उसका जो सोच था, उस पे और मोदी जी के विजन का मतलब बहुत अंतर है। तो वाजपेयी साहब ने जितना काम कश्मीर में किया है अपने दौर में, तो उतना काम मोदी जी ने आज तक नहीं किया है। मोदी जी सबसे ज्यादा कश्मीर आए हैं इलेक्शन में, जितनी बार वो यहां पर आए हो, लेकिन वो फूल नहीं खिला सके, कमल का फूल कश्मीर में। तो यही कारण है कि वो आज तक कश्मीर के दिल जीत नहीं पाया। तो क्या कश्मीर के दिल को मोदी छू नहीं पा रहे? यानी वाजपेयी के दौर में बीजेपी कश्मीर में कहीं नहीं थी, लेकिन मोदी के दौर में बीजेपी वहां सरकार में शामिल है। फिर भी आम लोगों के सामने सवाल ऐसे क्यों है और अलगाववादी भी वाजपेयी का जिक्र अब भी क्यों करते हैं? क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम ने नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, लेकिन अभी तक भी 3 वर्षों में हमने देखा उन्होंने कोई कश्मीर के हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जिस तरीके से वाजपेयी जी ने लिया। तो क्या कश्मीर को कश्मीर की तर्ज पर वाजपेयी का देखना और देश को किसी भी दूसरे सूबे की तर्ज पर कश्मीर को मोदी का देखना ही कश्मीरियों के भीतर सवाल खड़ा कर रहा है, या फिर वहां पर जिस तरीके के सियासी हालात हैं उसमें मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे कश्मीरियों को भी बांट रही है? यहाँ तो इतने लोग मर गए हैं, तो फिर क्या किया मरकज ने, क्या किया है? फिर वही लाठी गोली पावर शेल्स। जो सोच वाजपेयी जी की है वही मोदी जी की भी है। हर एक के साथ बलनरमी से
तमीज से, तमद्दुन से, सलीके से हर एक मामले में वो पेश आता है जैसे बचपन जी आते थे। और क्या मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर को सियासी तौर पर साधना है या फिर कश्मीरियों के दिल में बसना? जाहिर है दिल्ली में यह अंतर्विरोध जरूर होगा, लेकिन 5 राज्यों के जनादेश के बाद घाटी में भी ये सवाल तो गूंजने ही लगा है कि आखिर मोदी हैं कहां? कश्मीर के लोगों को अभी भी इंतजार है कि शायद प्रधानमंत्री अब देश के बाकी राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी योजना सामने लाएं जिससे वो यहाँ के लोकप्रियता नेता भी बन पाएं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। और देखिए, खबर चलाते जाते ब्रेकिंग खबर भी आ गई कि 2:15 बजे शपथ ग्रहण होगा रविवार के दिन, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा ये कोई नहीं जानता। ये सस्पेंस है, ये कल तय होना है। बहरहाल एक किसान ऐसा जिसे मुआवजा नहीं मिला तो अदालत ने कहा मुआवजा नहीं दिया है तो शताब्दी ट्रेन आपकी। रिपोर्ट देखिए। इनसे मिलिए, यह है लुधियाना के किसान संपूर्ण सिंह। और उंगलियों से जो ये विक्ट्री का निशान बना रहे हैं उसकी वजह है क्या, जरा खुद ही सुन लीजिए। शताब्दी जो स्वर्ण शताब्दी 12030 जो दिल्ली को जाती है वो तो अटैच हो गई है। उसके बाद स्टेशन मास्टर के रूम की अटैचमेंट की कार्रवाई चल रही है। दरअसल अदालत ने इन्हें अमृतसर दिल्ली के बीच चलने वाली इस स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का मालिक बना दिया है। और कोर्ट का आदेश मिला तो संपूर्ण सिंह कोर्ट के अधिकारियों और वकीलों की टोली के साथ सीधे लुधियाना स्टेशन पहुंच गए। कल शाम 6:55 पर ट्रेन आई तो स्टेशन मास्टर और ड्राइवर को आदेश थमा दिया। नतीजा हड़कंप मच गया। हालांकि संपूर्ण सिंह ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बाद में ट्रेन को जाने दिया। उन्होंने कहा भी जल्द तो जल्द पेमेंट पाओ, इन्होंने तो पाई नहीं है तक 2 साल हो गए ऑर्डर नहीं। रेलवे ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਟੈਚ करती है जी, ऑफिस अटैच करने लगे। रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के रूम और शताब्दी अटैच करने आए थे। शताब्दी जो स्वर्ण शताब्दी 12030 जो दिल्ली को जाती है वो तो अटैच हो गई है। दरअसल ये मामला जमीन अधिग्रहण का है और अधिग्रहण करने के बाद रेलवे की कोताही का है।